को यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। तो उसमें इनका पर्पस होता है कि ये इंडिकेट करे कि इक्विवेलेंस पॉइंट कब अचीव हो रहा है, यानी कब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जा रही है। ये इंडिकेट करने में हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स का काम है कि वो अपने कलर चेंज से इक्विवेलेंस पॉइंट इंडिकेट करते हैं। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, तुमने मोल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, हाँ। तो चलिए, इंडिकेटर्स का काम होता है कि वो अपना कलर चेंज दिखा के इक्विवेलेंस पॉइंट बताए। अब देखो, इक्विवेलेंस पॉइंट एक टर्म यूज होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब है कि जब टाइट्रेंट और टाइट्रेट दोनों पूरी तरीके से रिएक्ट कर जा रहे हो तो उसको कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब देखो, हमारा इस सेशन का पर्पज ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हम किसके टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। जैसे इंडिकेटर्स देखोगे कि इनका पीएच चेंज, इनका कलर चेंज जो होता है वो pKin-1 से लेके pKin+1 के बीच में होता है। अब हम किसी टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट कहां पे आ रहा है। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे जो अपना अननोन सॉल्यूशन है, वो पूरी अननोन कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो पूरी तरह रिएक्ट कर जाता है। अब देखो, जैसे अगर कोई pH 7 पे हो रहा है तो pH 7 पे तो देखोगे कि यही एक है जो pH 7 के एग्जैक्टली pH 7 के अबाउट कलर चेंज दिखा रहा है ना। बट अगर हम इसका टाइट्रेशन कर्व देखें तो टाइट्रेशन कर्व से हमें दिखता है कि इसका टाइट्रेशन कर्व 49 ml तक, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट से जस्ट थोड़ा देर पहले तक pH बहुत कम होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH की वैल्यू बहुत तेजी से जंप कर जाती है। pH 3 से सीधा 7 हो जाता है, तो pH बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और नेक्स्ट अगले 1 ml में pH 11 पहुंच जाता है। तो देखोगे कि pH जो है वो बहुत शार्पली इंक्रीज कर रहा है। यहां 3 से लेके 7 और यहां 11, तो पूरा इतना, मतलब ये 3 से सीधा 11, मतलब यहां जो चेंज है वो डेल्टा pH कह सकते हो कि डेल्टा pH इज इक्वल टू 8। तो pH इतना भयानक तरीके से चेंज हो रहा है। अब हम एग्जैक्टली 50 पे तो रुक नहीं सकते, एग्जैक्टली 50 पे तो रुकना इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा होगा ही नहीं टाइट्रेशन जिसमें आप एग्जैक्टली 50 पे रुक पाओ। रुकोगे कहाँ, तो इधर उधर कहीं पे भी बीच में रुको। अब कहीं पे भी बीच में रुको तो क्या जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट में बहुत ज्यादा एरर है या रिजल्ट को एकदम ठीक ठाक माना जा सकता है। 49 ml से ज्यादा ml पे हो, 50 ml से थोड़ा 51 ml से थोड़े से कम ml पे हो, तो कहीं पे भी कोई भी वैल्यू मानो, कहीं पे भी आपको कलर चेंज दिख जाए तो आप इक्विवेलेंस पॉइंट के एकदम आसपास हो, है ना। तो हम कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिसका pH चेंज इस स्टीप जोन में लाई करे। अब ये स्टीप जोन है 3 से लेके 11 तक, तो देखो जरा कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं। 3 से 11 है तो हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, लिटमस कर सकते हो, फेनॉल रेट कर सकते हो, फेनोल्फिन कर सकते हो। तो ज्यादातर इंडिकेटर्स यहाँ यूज किए जा सकते हैं और देखोगे कि मेनली हम 3 इंडिकेटर यूज करते हैं, मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल रेड और फेनोल्फिन। ये 3 इंडिकेटर्स तीनों यूज कर सकते हैं। फेनोल्फिन का यूज करके अगर HCl को टाइट्रेट करेंगे तो कलर चेंज क्या ऑब्जर्व होगा, पिंक टू कलरलेस या कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। अच्छा, अगर हम NaOH का टाइट्रेशन करें HCl के साथ तो कर्व कैसा आना चाहिए। NaOH का टाइट्रेशन करोगे HCl के साथ तो कर्व कैसा आना चाहिए, तो जो भी OH माइनस था, जो भी H+ आया था वो सब OH माइनस हो जाएगा, हाँ है ना। जो भी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आई थी वो क्या हो जाएगी, जो H+ आया था वो सारा OH माइनस हो जाएगा और जो OH माइनस आया था वो सारा H+ हो जाएगा, हाँ है ना। और इधर pH की बजाय क्या मिल जाएगा, POH, और सबको 14 से माइनस कर दोगे
हाँ है ना। तो शुरू में पीएच इनिशियली देखोगे कि पीएच कम है, पर वहाँ इनिशियली पीएच ज़्यादा होगा, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट में ऐसा स्टीप जोन बनेगा और अल्टीमेटली पीएच अल्टीमेटली वो इधर की तरफ चला जाएगा। हाँ है ना, कुछ कर्व इस तरीके का मिलेगा हमें, ऐसा हो गया। पीएच का कर्व देखोगे कि कुछ इस तरीके का मिल जाएगा और ग्राफ इसी का एकदम मिरर इमेज आ जाएगा। तो जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं वो दोनों के टाइट्रेशन में यूज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड लिया हुआ है, अच्छा आप देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं। जैसे मान लो एक वीक बेस वीक एसिड है HA, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है A-, हाँ ना। इनिशियली कौन प्रेजेंट होगा? HA होगा, हाँ ना। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो कौन प्रेजेंट होगा? A-, और इनिशियल और इक्विवेलेंट पॉइंट के बीच में ये दोनों प्रेजेंट होंगे, हाँ ना। इनिशियली HA प्रेजेंट है, वीक एसिड प्रेजेंट है, तो इनिशियली केवल एसिड है। इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा, मतलब जब पूरा का पूरा HA रिएक्ट कर जाएगा, तब क्या होगा? विंडो बंद कर दो, तब A- बचेगा। और A- बचेगा मतलब अभी क्या बचा हुआ है? केवल सॉल्ट बचा हुआ है। A- बचा हुआ है मतलब केवल सॉल्ट बचा हुआ है, सही है, हाँ है ना। अब इनिशियल और एंड पॉइंट के बीच में या इनिशियल और इक्विवेलेंस पॉइंट के बीच में क्या है? H भी है, HA भी है और A- भी है, हाँ है ना। तीनों केसेस को पहचानो। इनिशियल केस किसका है? HA यानी किसका? वीक एसिड का। इक्विवेलेंस पॉइंट पे केवल A- बचा हुआ है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का है, हाँ है ना। और बीच में HA भी है और A- भी है, तो ये क्या है? ये तो बफर है, हाँ है ना। हम नाम दे देते हैं कि ये वीक एसिड है, ये क्या है? ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है और बीच में बफर है। पर आप सिंपल टेक्निक से सोचो कि भैया ये एसिड का केस है, ये A- हो गया तो ये कॉन्जुगेट बेस का केस है, और यहाँ पे क्या है कि एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों प्रेजेंट है बीच में। उसी को हम एक नाम दे देते हैं कि दैट इज अ बफर। अब देखो अगर मान लो हमने 0.1 m 50 ml एसिटिक एसिड लिया और इसको टाइट्रेट किया हम लोगों ने NaOH के साथ, और NaOH का 0.1 m NaOH लिया और इसका जो यूज हो रहा है वॉल्यूम उसको लिखा VmL। अब रिएक्शन होगी कि एसिटिक एसिड प्लस NaOH, एसिटिक एसिड प्लस NaOH बना देगा NaCH3CO- प्लस वाटर। इनिशियल इक्विवेलेंट्स, इनिशियल मिलीमोल्स देखो, एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने? 5। NaOH के मिलीमोल कितने? तो 0.1 V। अब अगर V इज लेस देन 50 ml, V अगर 50 ml से कम है तो V 50 ml से कम है तो लिमिटिंग रीएजेंट कौन होगा? ये 50 से कम है, 49 है, तो ये कितना होगा? 4.9, और ये होगा 5। लिमिटिंग कौन होगा? NaOH। एसिटिक एसिड कितना बचेगा? 5 माइनस 0.1 V। V इक्वल टू 50 हो जाए, V इक्वल टू 50, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, और दोनों कंज्यूम हो जाएंगे तो सॉल्ट कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। 5V नहीं, सीधा 5 मिलीमोल बन जाएगा। और V ग्रेटर देन 50 पे क्या बचेगा? NaOH बचेगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये 0.1 V माइनस 5 हो जाएगा। ये हम जो लिख रहे हैं ये मोल्स हैं या मिलीमोल्स हैं? ये मिलीमोल्स है। तो कौन से मिलीमोल बचेंगे, क्या होगा, ये सब बता सकते हैं। वही बात समझ में? किसी टाइम पे एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने हो रहे हैं? एसिटिक एसिड के मिलीमोल अगर V लेस देन 50 है तो एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने हैं? 5 माइनस 0.1 V। ये मोल्स नहीं है, ये ध्यान रखना, मिलीमोल्स हैं। और सोडियम एसीटेट यानी एसीटेट आयन के मिलीमोल कितने हो रहे हैं? कितने?
अगर ये वैल्यू 50 ml से कम है तो बताओ एसिटिक सोडियम एसिटेट के मिलीमोल कितने होंगे? 0.1 V। ये हो जाएगा 0.1 V। ये मिलीमोल्स मिल गए। अब आते हैं वॉल्यूम ऐड करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। वॉल्यूम अगर 0 ml हो, कुछ भी NaOH ऐड नहीं किया, तो ये केस किसका है? किसका है केस? वीक एसिड का है। और वीक एसिड में pH निकालने का तरीका क्या है? तो pH इक्वल्स टू हाफ pKa माइनस log C। चलिए Ka का डेटा भी दे देते हैं कि K एसिटिक एसिड है तो Ka हो गया 10⁻⁻5, यानी pKa की वैल्यू हो गई 5। चलिए इनिशियल pH बताइए, इनिशियल pH कितना हो जाएगा? 5 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना था? 0.1। तो 5 माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1, लॉग ऑफ 10⁻⁻1 इज -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हाफ 5 माइनस ऑफ -1 यानी 6/2, यानी इनिशियल pH 3 था। HCl इसी कॉन्सेंट्रेशन पे HCl लिया था तो pH 1 था, एसिटिक एसिड का pH आया 3। चलिए 10 ml ऐड कर दिया, किसका केस हुआ? बफर बन गया, सीधा बफर बन गया। अब देखो ये जो बफर सॉल्यूशन बनेगा, इसमें एसिटिक एसिड के मिलीमोल आ गए 5.05 माइनस 0.1 V और सोडियम एसिटेट आयन के मिलीमोल्स आ गए 0.1 V। ये मिलीमोल्स आ गए और हमें pH कैलकुलेट करना है। तो बताओ pH का फॉर्मूला क्या यूज करें? तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ क्या लिखते हो? नहीं, कभी भी सॉल्ट नहीं लिखना, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो देखो, ये दोनों स्पीसीज सेम सॉल्यूशन में है, हाँ है ना? ये एसिटेट आयन और ये एसिटिक एसिड दोनों सेम सॉल्यूशन में है, तो दोनों के ये सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम सेम होगा, हाँ है ना? अरे हाँ है ना, टोटल वॉल्यूम तो सेम होगा। तो अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो कहा जाए तो क्या ये इनके मोल्स के रेशियो के बराबर होगा? वॉल्यूम सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो मोल्स के रेशियो के बराबर होगा, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बजाय हम इसको मोल्स का रेशियो या मिली मोल्स के रेशियो में भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा मोल्स या मिली मोल्स ऑफ एसिटेट आयन अपॉन मिली मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स कितने? तो एसिटिक एसिड के मिलीमोल्स हो जा रहे हैं 5 माइनस 0.1 V और सोडियम एसिटेट के मिलीमोल्स हो रहे हैं 0.1 V। हमने वॉल्यूम 10 ml ऐड किया, अगर वॉल्यूम 10 ml ऐड किया तो एसिटिक एसिड के मिलीमोल कितने? 4 और सोडियम एसिटेट के कितने? 1। वैल्यू पुट कर दो। अगर वॉल्यूम 10 ml ऐड किया तो pK इज 5 प्लस लॉग एसिटेट आयन का 1 और ये हो जाएगा 4, तो लॉग 1/4। लॉग 1/4 यानी कितना? लॉग 1/4 इज माइनस लॉग 4, हाँ है ना? माइनस लॉग 4 यानी 5 माइनस 0.6 दैट इज 4.4, तो ये वैल्यू आ रही है 4.4। अगर हम 20 ml ऐड कर दें तो भी किसका केस है? बफर का केस है और pH कितना बोल सकते हैं? तो pH इज हाफ pKa 5 प्लस 20 है, 20 ml है। तो देखो एसिटेट आयन, इस केस में एसिटेट आयन, एक बार ये कहते हैं कि एसिटेट आयन के मिलीमोल्स होते हैं 0.1 V और एसिटिक एसिड का मिलीमोल होता है 5 माइनस 0.1 V। तो देखो अगर 20 ml ऐड किया तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये आ जाना चाहिए log 2/3। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, तो यहां से बच गया माइनस 0.48, हाँ है ना? और ये हाफ नहीं होगा, तो ये 5 माइनस 0.48 यानी 4.82। अब देखो
वॉल्यूम 30 ml पे आओ, वॉल्यूम 30 ml, 30 ml ऐड करोगे तो ये 0.3 हो जाएगा और ये 0.2 हो जाएगा। सर 3 होगा, क्या कह रहे हो? 3 ml। हाँ 30 ml ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2 हुआ तो pH को लिख सकते हैं कि ये 5 प्लस log 3/2 है। तो log 3/2 यानी ये क्या हो गया 5.18, ये 4.18 तो ये 5.18। 40 ml ऐड करें, 40 ml तो ये 0.4 हो गया और ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो pH इक्वल्स टू कितना 5 प्लस log 4 यानी 5.6। 49 ml ऐड करें, 49 ml ये कितना 49 ml ऐड करें तो क्या होगा? सर आपका नेट स्लो है सर। मेरा नेट स्लो है। अच्छा तो क्या करें उसका? आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? सर स्क्रीन पॉज हो रही है बार बार। स्क्रीन पॉज हो रही है, अच्छा हाँ ठीक है, अभी होपफुली नहीं होना चाहिए। देखो pH इज इक्वल टू 5 प्लस log 4 लिख सकते हैं। अब अगर 49 ml ऐड कर दोगे तो एसीटेटाइन के मिलीमोल हो, वैभव उठा के फेंक देंगे। तुम लोग कहाँ हो? 4.9, ये 4.9 और ये कितना हो जाएगा 0.1। तो यहाँ pH निकालोगे तो pH विल बी 5 प्लस log एसीटेटाइन, एसीटेटाइन कितना 4.9 और ये कितना है 0.1, यानी ये तो log 49 हो गया। log 49 को 7 का स्क्वायर रख सकते हो और 7 की वैल्यू log 7 इज 0.85, तो ये 2 टाइम्स ऑफ log 7 यानी 0.85 का ट्वाइस यानी 1.7 प्लस 5 यानी ये वैल्यू हो रही है 6.7। तो 3 ml 0 ml से 49 ml तक ऐड कर देंगे तो pH इंक्रीज हो गया, कितना हुआ है 6.7, 3.7 का इंक्रीज हुआ है। 50 ml जैसे ही ऐड किया ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा, और इक्विवेलेंस पॉइंट पर देखो कौन है, केवल क्या बचेगा सोडियम एसीटेट बचेगा, हाँ ना। ये किसका केस है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कह रहे हो या केवल एसीटेटाइन की बात कर रहे हो? अभी कौन बचेगा? तो केवल एसीटेटाइन है, हाँ ना। अब बताओ एसीटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई होगी? एसीटेटाइन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई होगी? तो इसके मिलीमोल्स तो हो गए होंगे 5, पर पहले से इसका वॉल्यूम 50 ml था और 50 ml एनओएच हमने ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 हो गया, यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 5/100, हाँ ना। यानी कॉन्सेंट्रेशन को कह सकते हो कि 5/100 यानी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1/20। हाँ ये बात समझ में? पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 एसिटिक एसिड की और अभी इसकी हो गई कितनी? इसकी कितनी 1/20। ऐसा क्यों हुआ ये समझ में आ रहा है? 50 ml एसिड का था और 50 ml सॉल्ट, 50 ml बेस उसमें ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम अभी 100 ml हो गया। मिलीमोल्स इसके 5 थे, 5/100 यानी 1/20। अब देखो इसको आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सोचना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से सोचो, मैं इसको कहता हूं कि आप इसको कॉन्जुगेट बेस जैसा सोचियो। ये बेस होगा तो पीओएच कैसे निकालोगे? एक वीक बेस में पीओएच कैसे निकालते हो? हाफ पीकेबी माइनस ऑक्सी, हाँ है ना। और इसका पीकेबी कितना होगा? तो पीके कितना है 10⁻⁻5, तो पीकेबी कितना होगा 9। तो पीओएच इक्वल्स टू लिखोगे कि हाफ पीकेबी इज 9 माइनस log 1/20, log 1/20 माइनस log 1/20 इज log 20। अरे हाँ है ना। तो ये 9 प्लस 1.3, आ रही बात या? ठीक है, अगर हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले तरीके से ही जाना है तो चलिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले तरीके से ही कर लो, वो तरीका भी चलेगा। पीएच इक्वल्स टू क्या लिखते हो? हाफ पीकेडब्ल्यू
प्लस pKa प्लस ऑक्सी। pH की वैल्यू pKw 14, pKa 5, 14 प्लस 5 कितना 19, log C log 1/20 यानी माइनस log 20, हाँ है ना, माइनस log 20 यानी माइनस 1.3। तो ये 14 और 5 19 माइनस 1.3 यानी कितना 17.7/2 यानी 8.85। 8.85। तो इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच आया 8.85। देखो यहाँ कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, HCl जितना ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ, फिर भी यहाँ अच्छा खासा इंक्रीज है। 1 ml ऐड किया तो 6.7 से बन गया 8.85। अब सेकंड केस, नेक्स्ट केस इमेजिन करो कि 51 ml ऐड किया। अभी ये किसका केस है? 51 ml ऐड किया तो अभी देखो सॉल्यूशन में कौन कौन है। 51 ml ऐड किया तो एसिटिक एसिड पूरी तरीके से खत्म हो गया। कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है, हाँ ना, कॉन्जुगेट बेस कितना प्रेजेंट है? कॉन्जुगेट बेस कितना होगा? कॉन्जुगेट बेस कितना है? तो 5 है, हाँ ना। और साथ में कौन प्रेजेंट है? NaOH प्रेजेंट है। अब बताओ NaOH के सामने क्या एसिटेट एंड बेस का काम करेगा? NaOH और एसिटेट एंड में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये कौन सा बेस है? वीक बेस। तो ये तो केस हो गया कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक बेस को रखा है। तो क्या ये वीक बेस से OH माइनस को कंसिडर करोगे या इग्नोर कर दोगे? इग्नोर करोगे। किससे कंसिडर करोगे? NaOH से। अब बताओ अगर 51 ml ऐड किया तो NaOH से OH माइनस के मिलीमोल कितने आए? 0.1, हाँ ना। 51 5 ml ऐड किया तो ये 5.1 माइनस 5 यानी यहां से आगे 0.1 मिलीमोल। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? OH माइनस के मिलीमोल हो गए 0.1 और टोटल वॉल्यूम कितना? 101। वॉल्यूम शुड बी 101 ml। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? OH माइनस 10⁻³ बोल सकते हैं अप्रॉक्स। 0.1 अपॉन 101 तो ये तो लगभग 10⁻³ हो गया। pOH कितना? 3 और pH कितना? 11। 2 ml में देखो 5.6 से 6.7 हुआ और 1 ml ऐड किया 6.7 से 8.85 हुआ और फिर अगले ml पे कितना? 11 हो गया। तो pH बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। pH की वैल्यू मतलब एसिटिक एसिड जैसे तो चेंज नहीं हो रही है, फिर भी हम कह सकते हैं, फिर भी हम यहां पर कह सकते हैं कि pH की वैल्यू अच्छी खासी इंक्रीज हो जा रही है, अच्छी खासी चेंज हो रही है। तो यहां पे भी आपको एक स्टीप जोन दिखेगा। 49 ml से 51 ml के बीच में आपको एक स्टीप जोन यहां पर भी मिलेगा। और अगर आप प्लॉट ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग करेंगे pH = 3 से। इक्विवेलेंस पॉइंट देखो कौन से जोन कहां पे गाइड कर रहा है, कौन से pH पे? 8.85। इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पर 8.85 पे गाइड कर रहा है। तो चलिए ये लगभग कह देते हैं कि ये 8.85 है, ये है 8.85। तो ग्राफ कुछ ऐसा, फिर ये इस तरीके से निकल आएगा। अब देखो इस कर्व में फ्लैट जोन जो आ रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो तो लगभग 8.85 के आसपास आ रहा है। 8.85 के आसपास आ रहा है तो हम कौन सा बेस लेंगे? मतलब हम कौन सा इंडिकेटर चूज कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर रहेगा जो बेसिक जोन में कलर चेंज दिखाता हो, और वो कौन है? फेनोल्फथालीन। और इसका देखोगे एक बात ध्यान रखनी है कि इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट आया है इस सिचुएशन में वो 8.85 है, यानी बेसिक जोन में है।
और बेसिक जोन में है तो आपको क्या करना चाहिए, फेनोल्फथालीन एक बढ़िया इंडिकेटर है तो फेनोल्फथालीन को चूज करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम टाइट्रेशन करें वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वीक बेस का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मान लो हमने 0.1 m 50 ml NH4OH लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड Kb का डेटा इसका भी 10⁻⁵ के आसपास होता है, तो Kb 10⁻⁵ के लिया तो डेटा एसिटिक एसिड के सिमिलर आएगा, और इसको ट्रीट किया हमने 0.1 m HCl के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इसको ट्रीट करोगे तो HCl प्लस NH4OH NH4Cl बनाएगा, इसके मिलीमोल कितने, तो 0.1 V, इसका वॉल्यूम V ml मान लो तो इसके मिलीमोल होते हैं 0.1 V, इसका 50 इंटू 0.1 कितना हो गया 5। अगर वॉल्यूम की वैल्यू 50 ml से कम होगी तो देखो क्या होना चाहिए, HCl पूरा खत्म, ये बच जाएगा 5 माइनस 0.1 V, और ये क्या बन जाएगा 0.1 V। अगर वॉल्यूम 50 ml हो जाए तो 50 ml हो जाए तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और वॉल्यूम अगर 50 ml से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो 0.1 V माइनस 5, ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 5, और यहां पर ये बनेगा 5। अब ध्यान देने वाली बात है, इनिशियल केस किसका रहेगा, इनिशियल केस इनिशियली कौन रहेगा, अगर हमने HCl एकदम ऐड नहीं किया तो इनिशियल केस क्या है, ये बेस का है, हाँ है ना, और कौन सा बेस है, वीक बेस, तो इनिशियली तो केस वीक बेस का है। वीक बेस का पीओएच कैसे बताते हो, हाफ पीकेबी माइनस लॉक्सी। अब पीकेबी कितना 5, लॉक्सी की वैल्यू कितनी 10⁻⁻1, तो ये 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी पीओएच की वैल्यू 3 आ गई। वही डेटा है, सब कुछ वही डेटा है। अरे वहां एसिटिक एसिड होता था तो पीएच बताते थे, हाँ है ना, यहां क्या बताओगे, जो वहां का डेटा था वही डेटा में पीओएच आ जाएगा, और उसी को 14 से माइनस कर दोगे, 14 माइनस पीओएच इक्वल्स टू पीएच मिल जाएगा। तो यहां पीएच कितना 11, 10 ml ऐड करोगे तो केस किसका, बफर का आएगा, और बफर में पीओएच कैसे बताओगे, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम आयन अपॉन मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो पीकेबी की वैल्यू 5 है, 10 ml ऐड किया तो अमोनियम क्लोराइड के मिलीमोल्स हो गए 1, और NH4OH के मिलीमोल हो गए 4 माइनस 1, हाँ है ना, सॉरी 5 माइनस 1, यानी ये 4 हो गया और ये हो गया 1, तो ये लॉग कह सकते हैं 1/4। जब इसको 14 से माइनस करोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 5 माइनस 0.6, जब 14 से माइनस करोगे तो क्या होगा 9.6। तो वैल्यू सेम ही आ रही है, क्या एसिटिक एसिड वाली ही वैल्यू आ रही है, हाँ है ना, तो सीधे वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं कि 10 20 30 40 49 50 51 वैल्यूज एकदम सेम आ जाएंगी, पर किसकी वैल्यू सेम आएगी, पीओएच की, और पीओएच की जो वैल्यू सेम आ रही है उसी को 14 से माइनस करोगे तो पीएच की वैल्यू मिल जाएगी, हाँ है ना, मतलब जितनी वैल्यूज आई हैं उनका ओरिजिन शिफ्ट कर दो, जितनी वैल्यू आई है उस सब का बस चेंज कर दो, उनमें सब क्या करो 14 से सबको माइनस कर दो, तो यहां वैल्यू आ रही है 4.82 4.4 5.18, इन सबको 14 से माइनस कर दे, हाँ है ना, लास्ट में वैल्यू कहां चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 14 माइनस 11 दैट इज 3। तो देखोगे केस एकदम सेम बन जाएगा, केस एकदम वही वाला केस जैसा ही है, और यहां पर जब ऐड करोगे तो पीएच की वैल्यू 3 हो जाएगी। इक्विवेलेंस पॉइंट कहां जारी करना चाहिए, इक्विवेलेंस पॉइंट पे कौन होगा, सॉल्ट होगा केवल,
तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोसिस का केस है। कैटायनिक हाइड्रोसिस का पीएच कैसे निकालते हो? हाफ pKw माइनस pKb माइनस ऑक्सी, इसी तरीके से निकालते हैं, हाँ है ना। अब यहाँ ये पीएच कितना आ जाएगा? तो वो 8.85 था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 8.85। तो यहाँ क्या कहोगे, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक या बेसिक? अरे न्यूट्रल कैसे होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? एसिडिक। अरे आप कैलकुलेट करके भी देख लो, पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 14 माइनस 5 9 और 9 माइनस ऑक्सी, तो 9 माइनस ऑक्सी यहाँ कितना होना चाहिए, तो 0 पॉइंट, देखो इनिशियल मिलीमोल्स, इसके मिलीमोल्स आ रहे हैं 5 मिलीमोल, और वॉल्यूम कितना हो चुका है 50 प्लस 50 100, यानी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई 5/100 यानी 1/20, हाँ है ना। तो प्लस लॉग 20 डिवाइड बाई 2, आगे भी 2 है ना। अब देखो log 2 इज 0.3, log 20 है तो 2 × 10 करोगे तो 1.3 हो जाएगा, log 200 2.3 हो जाएगा, log 2000 3.3 हो जाएगा, तो log 20 इज 1.3, तो 9 प्लस 1.3 10.3 डिवाइड बाई 2 5.15। इक्विवेलेंस पॉइंट कौन से जोन में है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, एसिडिक जोन में है। अब बताओ क्या इस टाइट्रेशन में हम फेनोप्थलीन को यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर? नहीं, फेनोप्थलीन को यूज करोगे तो दिक्कत है, फेनोप्थलीन का कलर चेंज बेसिक जोन में होता है, यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आ रहा है, एसिडिक जोन में। तो हम ऐसा यूज करना पसंद करेंगे जिसका इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ आता हो, एसिडिक जोन में आता हो, हाँ है ना। तो हम ऐसा यूज करना पसंद करेंगे जिसका इक्विवेलेंस पॉइंट एसिडिक जोन में आता हो, तो हम मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को यूज करना प्रेफर करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड को यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनका इक्विवेलेंस पॉइंट देखोगे कि वो एसिडिक जोन में आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब देखो एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इंपॉर्टेंट केस बनता है मिक्सचर एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब जेईई एडवांस सब्जेक्टिव होता था तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चन में आपको 2 इंडिकेटर यूज करते हैं और केस लेते हैं NaHCO3 और Na2CO3। अब ये बताओ NaHCO3 का अगर सॉल्यूशन हो तो पीएच कैसे बताते हो? एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का पीएच कैसे बताते हैं? pKa1 प्लस pKa 2/2 करते हैं। जितनी भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आती है उनमें पीएच बताना है तो वो जिन भी डोट डिसोसिएशंस का पार्ट होते हैं उनके pKa का मीन ले लेते हो। आई बात समझ में? अब देखो कार्बोनिक एसिड का pKa1 7 के आसपास होता है, pKa2 लगभग 10-11 के आसपास होता है, 7 और लगभग 10-11, 7 या 10 मान लो। तो NaHCO3 के सॉल्यूशन का पीएच कितना होना चाहिए? तो 7 प्लस 11/2 यानी 8.8। आई बात समझ में? 7 प्लस 11/2 यानी लगभग 8.5 के आसपास हो जाना चाहिए। अब देखो अगर हम इसको ट्रीट करें HCl के साथ, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रीट करें, तो पहले ये बताओ HCl के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्रीट करोगे तो कौन पहले रिएक्ट करेगा? बाइकार्बोनेट आयन रिएक्ट करेगा या कार्बोनेट आयन रिएक्ट करेगा? तो कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? नहीं, बाइकार्बोनेट स्ट्रॉन्गर है या कार्बोनेट स्ट्रॉन्गर है? कार्बोनेट स्ट्रॉन्गर है। कार्बोनिक से देखो, कार्बोनिक से पहला H निकालोगे तो बाइकार्बोनेट बनेगा और दूसरा H निकालोगे तो कार्बोनेट बनेगा। कौन सा Ka ज्यादा है, 1 वाला या 2 वाला? 1 ज्यादा होगा, Ka 2 से काफी ज्यादा होगा, लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है।
1 2 से लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। अब दूसरी बात देखो, सेकंड बात, अब अगर हम KB कंपेयर करें तो किसका KB ज़्यादा होगा? किसका KB ज़्यादा होगा? कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का? ओए उधर, इधर बेटा ध्यान दो, वो बंद कर, वो डेस्क पे जो फोन रखा है बंद कर। इधर, अब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट में ज्यादा बेसिक कौन है? कार्बोनेट ज्यादा बेसिक है, बाइकार्बोनेट कम बेसिक है ना? अब देखो बाइकार्बोनेट कम बेसिक है, तो अगर इनका मिक्सचर लिया जाए बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट का और HCl ऐड करें तो कौन पहले रिएक्ट करेगा? कार्बोनेट रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? बाइकार्बोनेट में। यानी ये एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा NaHCO3। और जब केवल NaHCO3 का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा तो यहाँ pH कितना होना चाहिए? तो ये देखो, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज में गए तो इसका pH क्या होगा? pKa1 प्लस pKa2/2 और लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास होता है। तो अगर हमें केवल इतना ही बनाना हो, यहीं तक जाना हो, HCl ऐड करके केवल यहीं तक जाना हो, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे? फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन इस यहां तक रोक देता है जाके। फेनोफ्थलीन क्या होगा कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा? इनिशियली कैसा होगा? बेसिक। और जब टाइट्रेट करोगे तो जब यहां पहुंचोगे तो फेनोफ्थलीन कलर चेंज दिखा देगा। क्या कलर चेंज आएगा? पिंक से कलरलेस, है ना? पर अगर हमें यहां तक हम फेनोफ्थलीन PHP का यूज करेंगे तो हम यहां रुकेंगे। अगर हमें यहां रुकना ही नहीं है, हमें सीधा जाना है, हमें सीधा जाना है NaHCO3 और Na2CO3 से H2CO3 तक जाना है। अब बताओ H2CO3 का सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। इसका इसका H2CO3 का जो pKa1 होता है वो 10⁻⁷ के आसपास है ना? 10⁻⁷ के आसपास है। और मान लो हमने इसका 0.1 m सॉल्यूशन लिया, ये 10⁻⁷ है और हमने इसका 0.1 m सॉल्यूशन लिया, तो इसका अल्फा कितना हो गया? √Ka/C, यानी 10⁻⁷, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁻1, यानी 10⁻�6 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10⁻3, है ना? अल्फा 10⁻3 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो C अल्फा यानी H प्लस कितना हो गया? 10⁻⁴। ये वैल्यू मान लो लगभग 10⁻⁷ है और ये वैल्यू 0.1 है, तो अल्फा को क्या लिखते हो? Ka/C, और H प्लस को लिखते हो C अल्फा। तो अल्फा कितना? 10⁻3 और C अल्फा कितना हो गया? 10⁻4। मतलब pH कितना आएगा? 4 के आसपास आएगा। pH 4 के आसपास होगा। अब हमें यहाँ pH 4 के आसपास रुकना है तो हम कौन सा इंडिकेटर यूज करें? मिथाइल ऑरेंज यूज करें, हाँ ना? तो हम मिथाइल ऑरेंज को यूज करेंगे तो हम इस pH जोन में आके रुक जाएंगे। तो देखो डिफरेंट इंडिकेटर यूज करोगे तो यहाँ डिफरेंट एंड पॉइंट मिलेगा। अगर हम दोनों को यूज करें तो क्या दो एंड पॉइंट मिलेगा, दो कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। अगर हमने टाइट्रेशन में क्या किया कि पहले फेनोफ्थलीन को मिलाया, फेनोफ्थलीन कलर चेंज, जब ये बन जाएगा तो फेनोफ्थलीन कलर चेंज दिखा देगा। अब क्या किया इसने? फिर से मिथाइल ऑरेंज में मिक्स किया, मिथाइल ऑरेंज मिक्स किया फिर से। अब क्या करेगा? मिथाइल ऑरेंज, अब जब ये H2CO3 बनेगा तो कलर चेंज दिखाएगा, है ना? आई बात समझ में? अब देखो इसको एक बढ़िया प्रॉब्लम में फिक्स करते हैं। मान लो कि यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन X होती है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन Y होती है। सर इसके मोल्स X हैं, इसके मोल्स Y हैं, आपको X और Y बताना होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये एडवांस में 6 नंबर के आया करते थे। अगर ये X है और ये Y है, X है और ये Y है,
ये चला गया इनका। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये x मिलीमोल होता है और ये y मिलीमोल होता है, या इसके अगर x मोल है और इसके y मोल है, अगर हम फेनोप्थीन को यूज करेंगे एज एन इंडिकेटर, फेनोप्थीन को यूज करें एज एन इंडिकेटर। सर हाँ सर मिथाइल ऑरेंज में बता दी वो चला गया था। देखो, मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज जो है वो कौन से जोन में आता है? तो एसिडिक जोन में आता है। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज को यूज करके टाइट्रेशन करोगे तो ये H2CO3 तक जाएगा। अगर हम दोनों को यूज करें तो फेनोप्थीन अपना कलर चेंज तब दिखाएगा जब NaHCO3 बनेगा, और मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज तब दिखाएगा जब H2CO3 बनेगा। यानी यहां पर दो कलर चेंज आएगा। अब इसी को मिक्स करके बहुत सारे सवाल बनाते हैं। पहला मानो ये सेटअप है कि पहले हमने क्या किया, फेनोप्थीन के साथ टाइट्रेट किया, इक्विवेलेंस पॉइंट आया, कलर चेंज आया, हमने वॉल्यूम नोट किया, फिर हमने क्या किया कि उसमें दूसरा इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज से ऐड किया, और फिर और HCl ऐड किया, और फिर से जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो कैलकुलेट किया। क्वेश्चन समझ में आया? मिक्सचर है इन दोनों का, HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए। पहले टाइट्रेशन किसके साथ की? फेनोप्थीन के साथ की। फेनोप्थीन ने कलर चेंज दिखाया, वॉल्यूम नोट हुआ कि कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, फिर हमने उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, फिर से HCl, वही HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू किया। जब फिर से कलर चेंज आया तो जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, जो इस बार नया वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था मिथाइल ऑरेंज के साथ, वो नोट डाउन किया। अब आपको ये दोनों के बारे में कमेंट करना होता है। अब ये बताओ कि फर्स्ट रिएक्शन में यहां तक फेनोप्थीन तक कौन रिएक्ट करेगा? NaHCO3 रिएक्ट करेगा या Na2CO3 रिएक्ट किया है? Na2CO3। अब Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा तो ये Na2CO3 प्लस एक HCl से बनाएगा NaHCO3, है ना? और जब NaHCO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो ये बना देगा NaCl प्लस H2CO3, और यहां बन जाएगा एक NaCl। अब बताओ, अगर इसके मिलीमोल y मिलीमोल हैं, Na2CO3 के y मिलीमोल हैं, तो फेनोप्थीन को जब यूज करोगे तो HCl के कितने मिलीमोल कंज्यूम होंगे? y ही कंज्यूम होंगे, हाँ ना? अगर हम फेनोप्थीन का यूज करेंगे तो टाइट्रेशन NaHCO3 तक रुक जाएगी। यानी हुआ क्या, Na2CO3 रिएक्ट करके NaHCO3 बनाएगा, Na2CO3 रिएक्ट करके NaHCO3 तक ही बनाएगा। अब अगर मैंने मान लिया कि Na2CO3 के y मिलीमोल थे या Na2CO3 के y मोल थे, तो HCl के कितने मोल रिएक्ट किए होंगे? y, हाँ है ना? और अगर आपको इसकी मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए तो आप इसके मोल्स बता सकते हो, और उसके मोल से क्या बता सकते हो? y बता सकते हो, पक्का? अब देखो, अगर इसका y मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना मोल बनेगा? y, तो ये y और बन जाएगा, और पहले से कितना था? x, तो अभी ये कितना होगा? x प्लस y। अब अगर इसका x प्लस वाई मिलीमोल रिएक्ट करता है या x प्लस वाई मोल रिएक्ट करता है तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? यहाँ इसकी मोलारिटी इंटू इसका वॉल्यूम, हाँ ना? इस डेटा से आपको x y मिल जाएगा और इस डेटा से x प्लस वाई मिल गया तो x निकाल सकते हैं। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को दो पार्ट में ले लिया, दो पार्ट में लिया। पहले पार्ट को क्या किया, पहले पार्ट को फेनोप्थीन के साथ टाइट्रेट किया, पहले पार्ट को हमने फेनोप्थीन के साथ टाइट्रेट किया। अब पहले पार्ट को अगर फेनोप्थीन के साथ टाइट्रेट करोगे तो कौन रिएक्ट करेगा? Na2CO3, हाँ ना? और हमने अगर दो इक्वल पार्ट में किया है तो उसमें Na2CO3 कितना हो जाएगा? y/2, हाँ ना? Na2CO3 y/2 है तो HCl कितना रिएक्ट करेगा? y/2, हाँ ना? तो y/2 और इसकी मोलारिटी और वॉल्यूम पता हो तो y निकाल सकते हैं। और हमने दूसरे पार्ट को क्या किया कि दूसरा पार्ट उठाया और उसको मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट कर दिया, दूसरे पार्ट को मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट कर दिया, और इसकी मोलारिटी जो यूज हुई वो m है, वॉल्यूम जो यूज हुआ वो v है। अब देखो, दूसरे पार्ट में ये x/2 है और ये y/2 है, हाँ है ना? इसका x/2 रिएक्ट कर, अच्छा इसका y/2 है और इसका x/2 है।
मेथाइल ऑरेंज होगा तो ये बताओ ये कहां तक रिएक्ट करेगा? H2CO3 तक, हाँ है ना। तो इसका अगर Y/2 है तो ये बनेगा Y/2, हाँ है ना। तो यहां यूज होगा Y/2, आई बात समझ में। और फिर ये Y/2 बन जाएगा और ये पहले से X/2 है तो ये X + Y/2 होगा, तो यहां पे यूज हो जाएगा कितना? X + Y/2, और यहां यूज कितना हुआ? Y/2, तो नेट यूज कितना हो जाएगा? X + 2Y/2, हाँ है ना। तो X + 2Y/2 = mv, तो यहां से y निकाल सकते हैं, आई बात समझ में, पक्का। तो इंडिकेटर का यूज करके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। एक पहला वाला तरीका समझ में आया, ये स्टेप बाय स्टेप वाला आसान है, आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हमने क्या किया, ओरिजिनल मिक्सचर को पानी में घोला, पानी में घोलने के बाद सॉल्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को हमने फेनोल्फथालीन के साथ टाइट्रेट किया और फेनोल्फथालीन को इंडिकेटर यूज करके टाइट्रेट किया, और दूसरे पार्ट को हमने मेथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर लेके टाइट्रेट किया। जब हम फेनोल्फथालीन को लेके टाइट्रेट करेंगे एक पार्ट को, तो उस पार्ट में NaHCO3 X/2 होगा और ये Y/2 होगा। रिएक्ट कौन करने वाला है और कौन से रिएक्शन से रिएक्ट करेगा? तो फेनोल्फथालीन ही होगे तो Na2CO3 NaHCO3 में जाएगा। इसके मिलीमोल Y/2 हैं, या इसके मोल्स अभी Y/2 है, तो HCl के मोल्स कितने होने चाहिए? Y/2, और किसके बराबर हो जाना चाहिए? M1V1। M1 पता है, V1 पता है, Y मिल गया, हाँ है ना। यहां से X नहीं बता सकते क्योंकि ये तो रिएक्ट नहीं करने वाला। फिर देखो, आधे पार्ट को हमने HCl और के साथ टाइट्रेट किया और इस बार इंडिकेटर है मेथाइल ऑरेंज। अब ये X/2 है और ये Y/2 है, X/2 एंड Y/2। अब ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि H2CO3 बनाना है। अब देखो Na2CO3 का Y/2 है, ये रिएक्ट करेगा तो HCl का Y/2 कंज्यूम होगा, और ये कितना बन जाएगा? Y/2। अच्छा, ये पहले से था X/2, बन गया कितना? Y/2। टोटल कितना हो गया? X + Y/2। HCl कितना कंज्यूम होगा? X + Y/2, और यहां कितना कंज्यूम हुआ था? Y/2। तो X + Y/2 + Y/2 यानी X + 2Y/2, या X/2 + Y, बिल्कुल सही। X + 2Y/2, और X + 2Y/2 कितने के बराबर होना चाहिए? M2V2 के बराबर होना चाहिए। कर देंगे? मेथड समझ में आया? अब आपको इसी तरीके से हम इसका टाइट्रेशन करेंगे, और मतलब एकदम यही सेम सेटअप होगा, बस आपको डिफरेंट कंडीशंस पे दे दिया जाएगा। आई बात समझ में, कि फेनोल्फथालीन के साथ ट्रीट किया, मेथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट किया, सीक्वेंस में ट्रीट किया, या फिर ऐसा आ सकता है कि सीक्वेंस की बजाय हमने ट्रीट किया इसको अलग अलग ट्रीट किया। तो आपको इस तरीके से बना लेना है। चलिए, फिर ये आपका आयनिक चैप्टर कंप्लीट होता है।